बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। मैं हूं गजल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। वेलकम भी आपको हो चुका, गुड मॉर्निंग भी आपको हो चुका, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि मैंने आपको देनी है। और इससे पहले कि हम सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ें, एक बहुत बड़ी खबर है श्रीलंकन टीम के हवाले से। ये तो आपको कल रात को ही पता चल गया था कि श्रीलंकन टीम कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि श्रीलंका को हमने तमाम तर जो हायर लेवल की सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड पहले भी कर रहे थे, और उनके जितने भी खदशात थे उनको मोहसिन नकवी साहब ने दूर किया। इस हवाले से उनको जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान में पहुंच आई है। जिम्बाब्वे की टीम आज रात को ही पाकिस्तान में पहुंची है। उनको सिक्योरिटी के कोई भी खदशात नहीं थे, लेकिन इसमें एक चेंज आया है, एक बहुत बड़ी चेंज है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ जितने भी मैचेस थे ट्राई नेशन सीरीज के जो कि लाहौर में होने थे, अब वो तमाम तर मैचेस रावलपिंडी में होंगे। ट्राई नेशन सीरीज को 17 नवंबर को स्टार्ट होना था, अब ट्राई नेशन सीरीज 18 को स्टार्ट होगी इंस्टेड ऑफ 17। सो ये अपडेट्स थी हमारे पास जो कि हमने आपको देनी थी। श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के माबेन ये ट्राई नेशन सीरीज अब सारी की सारी लाहौर के बजाय रावलपिंडी में खेली जाएगी। खवातीन उज़ात, इसके हवाले से हमारा एक सेगमेंट भी है, उसमें हम आगे चलकर मज़ीद डिस्कस बात करेंगे कि श्रीलंका की टीम क्यों जा रही थी, क्या कुछ उनको खदशात थे। लेकिन अभी हम अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब पढ़ते हैं। खवातीन उज़ात, इस्लामाबाद में कचहरी धमाके से कबल अफगानिस्तान से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद कचहरी में धमाका लगभग सपहर 12:45 पर हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़ सुनाई दी जा रही थी। ज़राए के मुताबिक तालिबान के एक एक्स अकाउंट जिसको खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाले पोस्ट जो कि उनके गिनौने अज़ाइम हैं उसकी अक्कासी करती है। अब 12:45 पर यहाँ पे धमाका हुआ, लेकिन वहाँ पे सुबह 6:45 पर अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से और उनके जो मुंसलिक एक्स अकाउंट है उनकी जानिब से एक बड़ी अजीब व गरीब सी पोस्ट सामने आई है, जब उन्होंने लिखा कि कमिंग सून इस्लामाबाद। इस जैसी पोस्ट देखी गई है, और ज़राए के मुताबिक इस तरह की धमकी अमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए थे, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की जा रही थी। अफगान एक्स अकाउंट आमाज न्यूज़ ने अपनी 2 नवंबर की पोस्ट में इन धमकी अमेज पैगामात को पोस्ट किया था। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है। पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक जिनमें इंडिया और अफगानिस्तान दोनों शामिल हैं, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की पोस्टें हमें देखने को मिली थी और जाहिर है इससे बहुत सारे सवालात भी जन्म लेते हैं। और आपको याद होगा कि अब से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही जो कतर और मुज़ाकरात पाकिस्तान के जा रहे थे, कतर और तुर्की और कतर की सालिसी में मीडिएशन करवा रहा था ये पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात, वो नाकाम भी हो गए थे, जिसमें अफगान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं, जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के, वो संजीदा नहीं है, गैर संजीदा नोयत के हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया था अफगानिस्तान ने, वो यही कहा था कि हम हमेशा से ये कहते आए हैं और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान या फिर किसी भी मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ ज़बानी वादे ही हुए हैं, हमने हमेशा से देखा है, जिम्मेदारियां भी कबूल हुई हैं। लेकिन अब लेट्स सी, मुज़ाकरात जो होने थे कतर और टर्की की सालसी में, वो तो ख़त्म हो गए, वो नाकाम हो गए। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें भी हैं कि शायद इन फ्यूचर इस तरह के मुज़ाकरात हों, लेकिन अब ये भी कुछ नहीं पता। जिस तरह से इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज वाली हमने कल भी डिस्कशन की थी, वहाँ पर भी हुआ। मज़ीद आगे क्या कुछ हो सकता है, अल्लाह ताला खैर ही करें, हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं शहर कायद, जहां के बासी, अभी आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ही हम ई चलान के हवाले से बातें कर रहे थे। वहां के लोग अभी तक ई चलान से ही अच्छी तरीके से आशना नहीं हुए थे कि अब उनको रोबोट ट्रैफिक चलान भी करेंगे। कराची में 27 अक्टूबर से ई चलान का आगाज किया गया और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के मालिकान को घर बैठे भारी मालियत के चलान मौसूल होने लगे हैं। भारी भरकम चलान से नाला शहर कायद के बासी अभी इन, जैसे मैंने पहले कहा कि ई चलान से सही तरीके से वाकिफ नहीं हुए थे, कि अब वो जल्द ही सड़कों पर रोबोट को ट्रैफिक पुलिस के रूप में देखेंगे और ज़ाहिर है वो उनको फिर चलान करेंगे। और ये बात कोई मैं ऐसे ही हवा में नहीं करी, बल्कि जल्द हकीकत भी बनने जा रही है ये बात, क्योंकि इसका बाज़ाब्ता ऐलान खुद DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। DIG ट्रैफिक ने यह कहा है कि आइंदा माह से हम मुख्तलिफ सड़कों पर नो पार्किंग और नो टू लेन के
बोर्ड्स लगा रहे हैं और सदर और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर रोबोट्स चलेंगे। पीर मोहम्मद शाह ने यह भी बताया कि इन रोबोट्स की स्पीड 20 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये रोबोट्स चलते हुए गाड़ियों को स्कैन करते हुए जाएंगे और जो भी गाड़ी पार्किंग या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस होगी उसकी रिपोर्ट करेगा, जिसके बाद खिलाफ वर्जी करने वालों को ई चलान मौसूल हो जाएंगे। और अब ये ई चलान किस तरह के होते हैं ये भी एक सवाल है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन और हज़रात, ई चालान के हवाले से हमने आपको पहले भी खबरदार किया था। इस हवाले से हमने DIG ट्रैफिक से बात भी की थी, लेकिन अब सिर्फ आपको कैमरा की मदद से ई चालान नहीं भेजा जाएगा बल्कि आपको रोबोट्स भी ई चालान करेंगी। कराची से इस तरह की खबरें आना, सिंध से इस तरह की खबरें आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं, कराची में जो इस वक्त प्रिवेलिंग मसाइल हैं, गली के, मोहल्ले के, सड़कों के, बिजली के, वो मसाइल तो अभी ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन कराची की जो इंतज़ामिया है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस है, उसको सराहना भी पड़ेगा कि वो अपने मसाइल को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश नज़र आ रही है। और डेफिनेटली इस तरह के मसाइल से कहीं ना कहीं आवाम को सबक तो मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। और जो उन्होंने 1.5-2 हफ्तों में देख लिया कि 3-4 दिन में ही करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो वो उनके लिए काफी होशर बात था कि वो रेवेन्यू अब सड़कों की मरम्मत पर ही लगा दें। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये जो आपने बात की कि अल्लाह करे कि ये जो ट्रैफिक चालान है ये जब आवाम को हों तो वो जो रेवेन्यू आपका करोड़ों में या अरबों में इकट्ठा हो तो वो कराची के सड़कों पे लग जाए, कराची की बिजली पे लग जाए, कराची के पानी के मसाइल पे लग जाए, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर कराची और सिंध के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि जब कराची फलता फूलता है, सिंध फलता फूलता है और पूरा पाकिस्तान फलता फूलता है। ख़वातीन हो जात आगे बढ़ते हैं और कराची से मैं आपको लिए चलता हूँ खैबर पख्तूनख्वा, जो कि वहाँ पे भी अच्छे काम हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने अचानक BRT स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सहूलियात का मुआयना किया और अवामी मसाइल बराह रास्त सुने। वज़ीर आला ने पेशावर BRT के रूट्स को जमरू टेडी बाजार और बाड़ा बाजार तक तोसी देने का ऐलान किया ताकि ज़िला खैबर के आवाम को बेहतर और सस्ती सफरी सहूलियात फराम की जा सके। इसके अलावा BRT में जो रश है उसको कम करने के लिए 100 मजीद नई बसें इस मंसूबे में शामिल करने का उन्होंने ऐलान किया और पेशावर में जो नए रूट्स हैं वो शुरू करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला KPK ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर स्टेशन से टिकट लिया, टिकट लेके वो आम शहरी की तरह बस में सफ़र किया और ये जो उनका अमल था ये मुझे किसी वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की याद दिलाता है, जो इस तरह के काम करते हुए हमें नज़र आते थे, कतार में खड़े नज़र आते थे, फिर सैलाब में जाते नज़र आते थे और अचानक दौरे करते हुए नज़र आते थे। तो फाइनली हमें जो चीज़ें पंजाब में देखने को मिलती थी वो अब हमें KPK में भी देखने को मिल रही हैं। और वज़ीर आला साहब किसी दिन छक्के लगा रहे होते हैं, किसी दिन BRT का दौरा कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह के ये दौरे करते रहे तो जो KP के मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द निपटेंगे, क्योंकि KP से जो हमें खबरें आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, करप्शन के हवाले से, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। हौसला अफजा नहीं है और मजीद बसों का भी ऑर्डर दे दिया गया है। अब मजीद बसें भी आएंगी, उनका भी इफ्तिताह होगा और फिर मजीद खबरें हमें अच्छी अच्छी खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिलेंगी, फिर हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं ICC की ताज़ा तरीन वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेले गए मैच में शिकस्त के बाद श्रीलंका 5वें नंबर पर चला गया और ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग भी जारी कर दी। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में सेंचुरी मेकर सलमान आगा बैटर्स में 14 तरक्की के बाद 16वें नंबर पर आ गए और ऑलराउंडर में सलमान की बात की जाए तो वो 7 दर्जा तरक्की के बाद 11वें नंबर पर चले गए। साइम अयूब की बात करें तो 18 दर्जा तरक्की के बाद वो 35वें नंबर पर चले गए और बाबर आजम किंग की बात की जाए तो वो 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए और फ़खर जमान की 5 दर्जा तनज़्ज़ुली 31वें नंबर पर आ गए और मोहम्मद रिजवान 4 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 27वें नंबर पर चले गए। टॉप 15 बॉलर्स की बात की जाए तो कोई पाकिस्तानी उसमें शामिल नहीं और अफगानिस्तान के राशिद खान का वहां पर पहला नंबर है, शाहीन अफरीदी का 16वां नंबर है और इब्रार अहमद 18 दर्जा तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ को 2 दर्जा बेहतरी के बाद 29वां नंबर मिल गया और पाकिस्तान तमाम फॉर्मेट्स में टॉप 10 में जगह बरकरार रखे हुए है, जो इस वक्त टेस्ट और T20 दोनों में 7वें नंबर पर है। बिल्कुल ऐसे टेस्ट और T20 में 7वें नंबर पे है और गजल ODI में पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ चुका है श्रीलंका को हरा के। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, ये गजल अशरफ बोल रही है कि बाबर आजम 2 दर्जे मजीद नीचे चले गए हैं ऑलरेडी। अगर T20 या फिर टेस्ट फॉर्मेट की बात नहीं, आपने बोला तो मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि वो टेस्ट और T20 फॉर्मेट में तो बहुत ही ज्यादा नीचे है, लेकिन जिस फॉर्मेट का उनको किंग समझा जाता था और तकरीबन 6 साल
वो नंबर 1 रहे हैं। अब उस फॉर्मेट में नंबर 4 से भी वो नीचे आके तकरीबन 7वें नंबर आपने बताया था, 7वें नंबर पे वो आ चुके हैं। उनको अपनी बैटिंग के हवाले से जल्द अज जल्द काम करना होगा, और अगर उनके बल्ले से 1-2 सेंचुरीज आती हैं तो उनकी रैंकिंग जिस तरह से गिर रही है इसी तरह से बढ़ती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि जितना कमाल उन्होंने रिसेंट पास्ट में तो नहीं लेकिन उससे पहले खेला है, उसी की वजह से वो नंबर 1 भी थे, नंबर 1 पे बरकरार भी रहे। लेकिन अब वो जो तनज़ली आ रही है अब उनके डक्स की वजह से या उनके जल्दी आउट होने की वजह से आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके बल्ले से रन आएंगे, और वो जब रन आएंगे तो इनकी जो दर्जा बदर्जा वापस तरक्की होगी, और जो इस वक्त टॉप पोजीशन रोहित शर्मा के पास है वो वापस हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि बाबर आजम के पास आ जाएगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक मसला है जो कि मुझे भी है, गजल को भी है, पूरे पाकिस्तान को भी है, और ये मसला है सफ़ेद बाल का। सफ़ेद बाल हम ये समझते हैं कि उम्र रसीदगी की अलामत है, और गुजरते वक्त के और इसके साथ आने वाली जिस्मानी तब्दीलियों की एक ज़ाहिरी याद दहानी करवाता है। लेकिन अब साइंसी तहकीक और सादा तसव्वुर को ये कहते हुए साइंसी तहकीक उसको चैलेंज कर रही है कि हमारे सर पर जो नुमदार होने वाली चांदी जैसी लट्टें होती हैं, दरअसल हमारे जिस्म के अंदर कैंसर के खिलाफ मौजूद निहायत पेचीदा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी अलामत हो सकती हैं। और चूहों पर की जाने वाली एक नई तहकीक ने ये हैरत अंगेज तरीके जाहिर किए हैं जिनके जरिए हमारा जिस्म सेल्स को पहुंचने वाले नुकसान को ठीक करता है। ये एक ऐसा अमल है जो उम्र रसीदगी और कैंसर दोनों में बुनियादी किरदार अदा करता है। उम्र रसीदगी में सेल्स को पहुंचने वाला नुकसान आहिस्ता आहिस्ता इनके फाल को कमज़ोर और मुतासिर करता है, जबकि कैंसर में ऐसे खुलिये जिन्हें नुकसान पहुंचे वो दुरुस्त ना किए गए हों और गैर मामूली बढ़ोतरी और रसोली बनने का सबब बन सकते हों, उनको ये ठीक करते हैं। और इस तहकीक ने बालों में रंगत के ख़त्म होने और उनके हयातियाती जो निज़ाम है उनके दरमियान एक हैरान कुन रिश्ता ताल्लुक भी जाहिर किया है जो कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। और ये दरियाफ्त अगर मैं आपको बताऊं तो मेलानोसाइट्स स्टेम सेल्स के गिर्द मरकूज़ हैं। ये जो सेल्स हैं ये बालों की के फॉलिकल्स की गहराई में पाए जाते हैं और वो खुलिये पैदा करते हैं जो मेलानोसाइट्स कहलाते हैं, यानी वो रंग पैदा करने वाले खुलिये जो बालों और जिल्द के रंग के जिम्मेदार होते हैं। एक लिहाज से हर सफ़ेद बाल जिस्म की एक छोटी सी कुर्बानी की अलामत समझा जाता है, और एक सेल जो ख़तरनाक बनने की बजाय खुद फना हो जाता है, लेकिन हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना मजबूत कर देता है वो सफ़ेद बाल के आप कैंसर से बच जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने सफ़ेद बालों का शुक्रिया अदा करना। बिल्कुल इन शॉर्ट और इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं स्टोरी को आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि जो वाइट बालों से हम नहीं आपने मुश्किल नहीं किया था लेकिन दायरा हमें देखने वाले सुनने वाले हर तरह के लोग होते हैं, तो उनके लिए आसानी इस तरह से मैं कर दूं कि जो भी बाल आपके सफ़ेद है उनसे आपने परेशान नहीं होना, बल्कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके जो कैंसर के मामलात होते हैं, इंसान को जो भी हमारा इम्यून सिस्टम जैसे कि हसनैन ने जिक्र किया वो कमज़ोर हो जाता है कुछ भी, तो वाइट बाल उनसे तहफ़्फ़ुज़ भी हमें देते हैं। ये इस तरह की अलामात भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको ईरान लिए चलते हैं जहाँ पर इस वक्त आप ये कहें कि पानी की शिद्दत की कमी है, पानी की जो शदीद किल्लत है वहाँ पर सामना किया जा रहा है। दारुल हुकूमत तेहरान की बात की जाए तो दारुल हुकूमत तेहरान के बाद दूसरे बड़े शहर मशहद के डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी 3% से भी कम रह गया, और ईरानी सदर खबरदार कर चुके हैं कि बारिश ना हुई तो दारुल हुकूमत तेहरान को खाली कराने की नौबत भी आ सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान को रवा गुज़श्ता साल 6 दहाइयों की सबसे खुश खज़ां का सामना है, जहां बारिशों की कमी के बायस शहर को पानी फराहम करने वाले डैमों में ज़ख़ीरा निस्फ रह गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद को पानी फराहम करने वाले डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर चुकी है, और मशहद शहर का इन्हिसार 4 डैम्स पर है और उसकी आबादी तकरीबन 40 लाख है। ये ईरान का मुक़द्दस तरीन शहर माना भी जाता है, और शहर में रोज़ाना तकरीबन आप ये गए कि 8000 लीटर फी सेकंड पानी इस्तेमाल होता है, जिसमें से सिर्फ 1000 से 1500 लीटर फी सेकंड डैम से हासिल किया जाता है पानी। और ईरान में जारी पानी के बहरान की बड़ी वजह तवील हुज्साली बताई जा रही है, और रवा गर्मियों में दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश के बायस हुकाम ने पानी और तवानाई के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए अवामी स्विमिंग पूल्स जो उस पर भी पाबंदी लगाई थी और सरकारी तातीलात का भी ऐलान किया था। बिल्कुल ऐसी है। तेहरान के हवाले से और मशहद के हवाले से हम दुआ को हैं कि वहाँ पे जल्द अज जल्द बारिश हो और वहाँ के जो पानी के मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हो जाएं। ख़वातीन ज़ात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज पे। वक्त बचाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।